लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? कि एक ऐसा समाज हो जिसमें हम साथ चलें। पर ऐसा सबकी सोच होती नहीं है। कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कोई लड़की जो आपको अच्छी लगे लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। कि हम डिपेंडेंट थे किस चीज़ के लिए? लड़के को भी सिखाओ, पर लड़की को सिखाते वक्त ये क्यों कहना है कि तुम्हें ससुराल जाकर ये करना है। इसको हमारे समाज में लाना इतना आसान नहीं है। घूंघट में रहना है, घर के बाहर मर्द बैठे हैं। कि स्त्री और पुरुष अलग तो हैं, समान। गाली देना या मारपीट करना किसके साथ करेगा? अपनी पत्नी। तो रोटी गोल बननी चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले हमें बोलेंगे। ये तो आप उसे कमजोर बना रहे हैं। ये आपके बोलने पे अब मैं सोच रही हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, पुरुषों को ही ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। लड़कियों का दिमाग घुटने में नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से रियल टॉक विथ रीता में। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे घरों में, मंदिरों में जयकारों की आवाज़ गूंज रही है। हम सुबह शाम पूजा कर रहे हैं और हमारे समाज में नारी को भी हमने देवी का ही एक स्वरूप माना है। पर क्या ऐसा सचमुच है या सिर्फ एक हमारा भ्रम है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुमुद सिंह जी को, जो लैंगिक समानता के ऊपर बहुत वर्षों से काम कर रही हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ। स्वागत है आपका कुमुद जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैं आपसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी। आप अपने बारे में कुछ बताइए और मुझे बताइए कि आप इसी विषय पे कब से काम कर रही हैं और आपने यही विषय क्यों चुना? तो ऐसा है रीता कि मैं जब बहुत छोटी थी तो हम लोग यूपी के एक गांव से हैं। अच्छा। और मेरे फादर यहाँ पर प्रोफेसर थे, तो मेरा जन्म भोपाल में हुआ, लेकिन हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे। तो जब मैं गांव जाती थी तो देखती थी कि गांव में ना औरतें घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, है ना। मतलब जो लड़की शादी होकर आई, जो बहू बनकर आई, वो घर के अंदर सारे काम कर रही है। और एक छोटा कमरा उसका हुआ करता था, तो सारे दिन भर काम करने के बाद वो उस कमरे के अंदर। तो घर के बाहर भी नहीं आना, क्योंकि घूंघट में रहना है, घर के बाहर मर्द बैठे हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी। मैं जेंडर और ये सब चीज़ें नहीं समझती थी, मुझे वो समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। इवन मैं देखती थी कि जो जाति के आधार पर गांव में तो एरिया बटे होते हैं ना, कि ये इस जात के लोग इस तरफ, इस जात। तो मैं देखती थी कि जो एक जाति के जो महिलाएं होती थी वो सुबह उठ करके कम से कम घास काटने के लिए तो निकल जाती थी घर से बाहर, या कोई पानी भरने तो कुएं तक चली जाती थी। लेकिन जो उच्च जाति की महिलाएं थी उनको दरवाजे पर भी आने का की छूट नहीं थी। छूट शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि ये उनके राइट्स थे। एनीवे, तो वो मुझे बहुत अंदर से बहुत गुस्सा आता था। मैं भोपाल में रही तो मेरे माता पिता ने मुझे कभी इन चीज़ों के लिए रोका टोका नहीं कि जबकि उतने साल पहले कोएड एजुकेशन बहुत कम होती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसे रोका नहीं कि लड़कों से बात नहीं करना या ये नहीं करना। पर मैं देखती थी कि मेरी जो सहेलियां हैं, तो क्लास में जो लड़के हैं उनसे क्लास में तो बात कर रही है, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही अलग अलग हो जाते थे। अच्छा। जैसे जानते नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती थी। तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अंदर एक गुस्सा भरता था कि ऐसा क्यों होता है। मैं देखती थी कि मैं जब एनसीसी मैंने लिया, एनसीसी कैडेट के रूप में मैं रही, तो मेरे फादर जो खुद एनसीसी में मेजर रहे, तो वो मुझे मेरी कलफ, यूनिफॉर्म कलफ हो उसका ध्यान करते थे, बेल्ट का ध्यान करते थे, बकल का, कि मैं बहुत स्मार्ट, बहुत वैसे बन के जाऊँ, अलर्ट होकर के। लेकिन मैं देखती थी कि बाकी लड़कियां क्या करती थी कि वो यूनिफॉर्म को बैग में रख कर लाती थी और वहाँ पे चेंज करती थी आकर के, और अटेंड करके क्लास वापस चेंज करती थी, और इतनी सारी चीज़ें होती थी। अच्छा। तो मुझे ना ये सब चीज़ें मेरे अंदर गुस्सा भरती थी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सवाल थे। वो गुस्सा जो है वो एक उम्र में आकर के ऐसा लगा कि केवल गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। और मुझे मेरे माता पिता ने कोई मुझे मेरे अधिकारों के साथ जीने का जो अवसर दिया, उसके लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, कोई अलग से उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे सवाल ये होता था कि बाकी लड़कियों के माता पिता भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि ये समझ का मामला है। फिर भी ऐसा बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन ये लगा कि नहीं, इस पर ये ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए। फिर एक समय के बाद ऐसा लगने लगा कि केवल गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, इस गुस्से को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करूं। और मेरे फादर
मैं उनको ख़ास तौर से कहूँगी, प्रोफेसर वीपी सिंह, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो, तुम एक बड़ी लड़ाई के लिए आई हो। और तो वो शायद चीज़ें मेरे फादर कहते थे तो वो मुझे मोटिवेट भी करते थे, और चूँकि वो खुद प्रोफेसर भी रहे और सामाजिक मुद्दों पर भी कई जगह जाते थे तो मुझे अपने साथ रखते थे। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर सामाजिक बदलाव के लिए काम करना है तो एक तो बहुत अहिंसावादी तरीका होना चाहिए, क्योंकि विचारों में बदलाव, व्यवस्था में बदलाव की हम बात करें, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं। तो फिर जब ये समझ में आने लगा तो फिर ये लगा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए। मैं कॉलेज में जूलॉजी पढ़ा रही थी, मैंने 9 साल अध्यापन का काम किया है, कुछ समय स्कूल में, फिर कॉलेज में। फिर वो पढ़ाते हुए मुझे बहुत बेचैनी होती थी कि शायद मैं जो करने के लिए हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। फिर एक दिन सब छोड़ छाड़ करके मैंने ये तय किया कि मैं इस विषय पर काम करूँगी, और उस समय चाइल्ड सेक्स रेशो पर नज़र गई कि वो कितनी तेज़ी से गड़बड़ हो रहा है। लड़कियों को पहले पैदा होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पैदा होने के बाद उनको मारा जाता था, वो हम पढ़ते थे। लेकिन अब हम देख रहे थे कि जब ये मशीनें आ गई जांच करने की तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। पहले तो कम से कम हम जानते थे कि इस इलाके में ऐसा होता है, अब तो हम पहचान ही नहीं सकते कि कौन कर रहा है, क्योंकि अब मशीन आ गई, अब चुपचाप सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों ने जब परेशान करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, इस एक विषय पर लोगों से बात होनी चाहिए। और जब बात करने निकले तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो दिख रहा है ये तो कुछ पीली पत्तियां हैं, दरअसल तो बीमारी के लिए तो हमें जड़ में जाना है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझती गई, लड़ाई बड़ी होती गई, और बस इसलिए एक ऐसे समाज की कल्पना जो बचपन से थी कि एक ऐसा समाज हो जिसमें हम साथ चलें, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए इस दुनिया में हैं। तो बस फिर इसको गति तो देते गए। आपके अनुसार लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो लैंगिक समानता जब हम शब्द कहते हैं ना तो आमतौर पे एक चीज़ आ जाती है कि महिला पुरुष, है ना, कि ये लिंग के आधार पर है। तो एक छोटा सा ये भी बताती चलूँ साथ में कि केवल हम यही नहीं हैं, हम महिला पुरुष से इतर भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैसे हम अगर हिंदी में एक हम लोग बचपन में ग्रामर में पढ़ा, व्याकरण में पढ़ा करते थे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक शब्द अब हम उसको सही नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे उसके लिए हम शब्द नए, एक हमको जेंडर न्यूट्रल भाषा भी तैयार करनी है, तो अभी हमें बहुत सारी उस पर काम करने हैं, हम शब्द भी ढूंढेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम बात करने लगे लोगों से, जब हम ज़मीन पर लोगों से जुड़ने लगे तो समझ में आया कि हम केवल ये कह के बात नहीं ख़त्म कर सकते कि नहीं दोनों को बराबर कर दो तो बात बराबर हो जाएगी। हम बहुत सारे हैं, हम LGBTQ हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारे महिला पुरुष के अलावा भी। तो हम सब जो हैं, हम सब को समानता, मतलब हम ये नहीं, हम देखो समान नहीं है, स्त्री और पुरुष समान तो नहीं है, है ना। शारीरिक बनावट में फ़र्क है, हमारे थोड़े हार्मोन्स अलग हैं, हमारे अंदर का भी बनावट थोड़ी अलग है। हम ये सारी चीज़ें हम अलग अलग तो हैं, लेकिन समानता का मतलब ये है कि कोई क्यों तय करे कि लड़की कितना पढ़ेगी, हाँ, कोई क्यों तय करे कि लड़का ही कमाकर घर लाएगा, कोई क्यों तय करे कि ट्रांसजेंडर को एक कम्युनिटी बना करके अलग कर दो, वो सही नहीं है, ये कोई क्यों तय करे। तो लैंगिक समानता को अगर मैं सरल से सरल शब्दों में जो मैं खुद समझ पाई हूँ वो ये है कि हम जितने भी लिंग के आधार पर अलग अलग लोग हैं, हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया ने, इस प्रकृति ने हम सब की जगह तय की है, तब हम इस दुनिया में आए हैं। तो हम अपनी अपनी जगह पर रहें, हम कोई श्रेष्ठ नहीं है, हम कोई कमतर नहीं है। तो हम जब सब समान हो, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, कोई किसी को कमतर मान करके उसके ऊपर कोई दबाव ना डाले, बस एक ऐसी दुनिया, छोटी सी बात है। हाँ, बात बहुत छोटी है और बात बहुत सही भी है, लेकिन इसको हमारे समाज में लाना इतना आसान नहीं है। तो आपके अनुसार हमें ऐसा क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, खासकर लड़कों की, कि वो इस चीज़ को समझें कि स्त्री और पुरुष अलग तो हैं पर वो ऊपर और नीचे नहीं है, समान है। ये बहुत अच्छा सवाल है रीता, क्योंकि मैं ये हमेशा हम लोग ये सब मानते हैं कि देखो, अगर कोई चीज़ व्यवस्था परिवर्तन की बात है तो आप एक सड़क पर जाकर लड़ाई लड़ोगे, आप कहीं संसद में खड़े होकर के आप सवाल करोगे।
लेकिन ये जो लैंगिक असमानता जो समाज में है ना, ये एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। तो जब इसमें बदलाव की बात होगी ना, तो ये हमसे एक शब्द होता है, हम कहते हैं मैं मत बोलो हम बोलो, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ऐसा, लेकिन यहाँ मैं ये कहती हूँ कि मैं बोलो, कि शुरुआत हम करेंगे ऐसा करने की बजाय बोलो कि शुरुआत मैं करूँगी या मैं करूँगा। क्योंकि जब तक आप सिर्फ बातें करोगे कि ऐसा होना चाहिए समाज में, ये करना चाहिए, बदलाव नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मुझे ये तय करना होगा और मुझे समझना होगा। मैं पिछले 20 सालों से इस विषय पर काम कर रही हूँ, पर मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं इस विषय को पूरी तरह समझ गई हूँ। मैं इसका कोई दावा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसी पितृसत्तात्मक समाज में पैदा होकर बड़ी हुई हूँ, है ना। ये अलग बात है कि मुझे घर में उस तरीके से भेदभाव जो बहुत सारी लड़कियों को झेलना पड़ता था, वो नहीं झेलना पड़ा, लेकिन कोई ऐसे समझाता भी नहीं था कि ये समानता होती है, ये ऐसा होता है तुमको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दरअसल इसकी शुरुआत ना मैं से करना पड़ेगी, और फिर हम यानी परिवार में लाना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने व्यवहार में लाऊं, फिर मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात करूं। तो जब हम कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव हमें चाहिए, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम छोटे से बच्चों के साथ शुरू करें। हाँ। कैसे शुरू करें कि हम खुद देखते हैं इस समाज में कि जैसे बच्चा पैदा होगा, या हम उससे भी पहले की बात शुरू करें कि भेदभाव कहाँ से शुरू होता है। तो आप ये देखो कि थोड़ा सा अब थोड़े थोड़े कहीं कहीं परिवर्तन दिख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि बेटे की शादी हुई, बहू अभी घर में प्रवेश कर रही है, इधर से महिलाओं की तरफ से आने लगता है कि चलो अब बहू आ गई, अब बस जल्दी से एक पोता और हो जाए तो बस। हाँ। तो आप ये देखो कि हमारे इमेजिनेशन में भी पोती नहीं है। तो जब भी अभी तो मैं बनना भी शुरू नहीं हुई माँ के पेट में, भेदभाव वहाँ से शुरू है मेरे साथ। फिर आप ये देखो कि माँ के पेट में आ गए तो वहाँ चिंता हो जाती है लोगों को, और अगर वो पहला बच्चा है तो फिर वो चिंता ये होती है कि भाई पहला लड़का हो जाए, फिर तो ठीक है, 2 बच्चे चाहिए, पहला लड़का हो जाए तो सब ठीक है। और ये बहुत एक आम सोच है। हाँ। थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन वो इतना कम है, वो दिख रहा है हमें, लेकिन वो इतना कम है, पर बढ़ेगा। मैं इसको लेकर बहुत ही आशावादी हूँ। तो दूसरा ये होता है कि लड़का हो जाए, पहली बार में लड़का हो जाए, ये मेरे साथ दूसरा भेदभाव होता है। तीसरा आप ये देखिए कि हमारी जो पूरी संस्कृति है वो इतनी रिच है, इतनी बढ़िया है कि हमारे यहाँ धान रोपते, गेहूँ चक्की चलाते, शादी ब्याह, बच्चे पैदा होने में गीत के साथ सारे कार्यक्रम होते हैं। आप ये देखिए कि बच्चे के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं, उसको कहीं सोहर कहते हैं, कहीं जच्चा कहते हैं, कहीं बधाई गीत कहते हैं। आप ये सारे गीत उठा करके देख लीजिए, लड़कों के लिए मिलते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सच कहा। राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, लल्ला का जन्म हुआ। ये आपके बोलने पे अब मैं सोच रही हूँ और उसको रिकॉल कर रही हूँ। तो ये मेरे साथ तीसरा भेदभाव है। अच्छा। है ना, कि मैं पैदा हुई तो मेरा स्वागत भी मेरे गीतों से नहीं हो रहा है। पहली बात तो हो नहीं रहा है, और जहाँ हो भी रहा है कुछ पेरेंट्स खुश भी होंगे लड़की के होने से, लेकिन वो गीत वही है ना। तो ये वहाँ से शुरू है। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि अगर हम बड़ा ही वैसे कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी लड़की, उसके लिए जो खिलौने लाए जाएंगे वो कौन से होंगे, है ना। किचन सेट होगा, गुड़िया होगी। हाँ। लड़का खेलना भी चाहे तो हम उसे गुड़िया नहीं देंगे खेलने को, कि क्या ऐसे ही तुम इसको खेलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कितना, जबकि हमारे और मेरे और किसी मेल के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि मेरे शरीर के कुछ अंग अलग हैं। इसके अलावा ये जितनी बकवासें हैं कि महिला सोच नहीं सकती, फैसले नहीं कर सकती, और मतलब ऐसे बहुत सारे ना ऐसे बड़े जोक्स चलते हैं कि महिलाओं का दिमाग तो घुटने में होता है, ये तमाम तरह के बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब मुझे कमज़ोर करने के लिए मजाक मजाक में गढ़े गए शब्द इवन मैंने ये भी देखा है कि जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको आगे कोई जा रहा है, कोई भी जा रहा हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, पर जो आपके साथ अगर कोई पुरुष बैठा है तो वो यही बोलेगा, अगर आगे आपको साइन नहीं मिल रही है या शायद वो उतने अच्छे से परफेक्शन से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो वो ये बोलेंगे अरे कोई महिला चला रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेकर के अच्छा आपने बढ़िया उदाहरण दिया, मैं इसी से जोड़ते हुए इसको बताने की कोशिश करूं कि लड़कों को सिखाने की जरूरत कहाँ है। आप ये देखो कि मैं जब पैदा हुई, मतलब मैं बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ लड़कियों, फीमेल का। तो मैं जब पैदा हुई तब से मैं ये जोक सुन रही हूँ अगर कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आती, वो राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाती हैं। तो जब मैं 18 साल की हुई और मुझे गाड़ी चलाने को मिलती है,
तब तक मेरा कॉन्फिडेंस आप इतना दबा चुके हो कि जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ तो सीखने से ज़्यादा मेरा ध्यान इस बात पर है कि मैं ये साबित करूँ कि मैं लड़की हूँ लेकिन ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। आप समझ रहे हैं कितने प्रेशर के साथ। मैंने सदियों गाड़ी नहीं चलाई, मुझे तो छूने ही नहीं दी गई गाड़ी, है ना। तो जो सदियों से नहीं किया उसको करने से पहले भी आप 18 साल तक मुझे इस तरह के चुटकुले सुनाते रहे। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपने कहाँ पहुंचाया। ठीक इसी तरीके से सदियों पुरुष किचन में नहीं आया, हाँ, रसोई घर में नहीं आया जी। अब अगर हम किसी दिन अपने बेटे को किचन में भेज देते हैं, मानो हमने उससे कहा कि बेटा आप जाके वहां से दाल का कटोरा आप उठा लाओ, वो गया और उसके हाथ से दाल छूट जाएगी, हम क्या कहते हैं, अरे वो बेटा है ना, वो रसोई में जाता नहीं तो उसने आता कभी नहीं। काम किया नहीं। हम उसको इतने प्यार से बचा ले जाते हैं और इतना गर्व महसूस करते हैं कि उसको गिल्टी भी नहीं फील होने देते हैं कि उससे गलत हो रहा है। और गलत है नहीं, वैसे हाथ से छूटना किसी से भी छूट सकता है, लेकिन मेरी गाड़ी हिलने को आप मेरे दिमाग से, मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरी हर एक चीज़ से नाप देते हो। उसके हाथ से किचन में कोई चीज़ छूट जाए तो वो तो गया नहीं बेचारा, वो तो राजा बाबू है, वो तो ये हम बड़ा ये बच्चे ऐसे नहीं होते। जब हम ये कहते हैं ना कि लड़के आजकल के ऐसे हैं, लड़के माँ के पेट से थोड़ी ऐसे आए हैं। बिल्कुल सही हम बात क्या है। परवरिश दे रहे हैं उनको, हम कैसे उनको बड़ा कर रहे हैं। तो एक को हम देखो, आप जैसे हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आपने जैसे कहा कि लड़कों को क्या सिखाएं, यही सिखाएं कि शुरू से किचन में जैसे लड़कियां रहती है लड़के रहें। अगर आप कॉन्फिडेंट, आप उसको सिखाइए कि तुम्हें ये वाले जोक्स नहीं सीख करना है कहीं पर भी, लड़कियों का दिमाग घुटने में नहीं है, देश चला सकती है, बिल्कुल, है ना जी। तो अब तो उदाहरण की भी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम, और आप देखो जैसी लड़की 5-6 साल की होगी हम उससे कहेंगे बेटा पापा आए पानी ले आओ, हाँ, है ना, बेटा ये कर लो, धीरे धीरे हम उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जी, बिल्कुल। 10-12 साल की हुई, बेटा स्कर्ट थोड़ा लंबा करो, बेटा ऐसे चलो, देखो वहाँ 12-13 साल की हुई, अच्छा उधर से लड़के खड़े हो, जोर से नहीं हंसते हुए जाना सड़क पे। कितनी ट्रेनिंग करते हैं लड़कियों की, और पूरी ट्रेनिंग में हम, बहुत अच्छी बात है आप बच्चों से पानी मंगवाइए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, गेस्ट के लिए, लड़के से भी मंगवाइए जी। पानी लाने के लिए लड़का आपका इतना कमज़ोर नहीं है कि एक गिलास पानी उठाने में उसको दिक्कत है, बिल्कुल, ये तो आप उसे कमज़ोर बना रहे हो। दूसरी बात, जब 10-12 साल का लड़का है तो बाकी कामों के साथ साथ, जैसे आप अपनी लड़की को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो, आप उसे ये मत सिखाओ कि लड़के खड़े हैं वहाँ पर और डर है तो इसलिए ऐसे जाओ। रास्ता बदल के पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बेटा उस रास्ते से नहीं, वो थोड़े लंबे वाले से चले जाओ। हम कितने डरे हुए लोग हैं, क्योंकि हमने अपने बेटों को वैसा बनाया नहीं। मैं कहती हूँ ये कहने की बजाय आप 10 साल के अपने बेटे को ये सिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं यहाँ से, तो अपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन या किसी भी दूसरे सेक्स के लिए भी अट्रैक्शन एक नई प्रक्रिया, हमारे खूबसूरत प्रक्रिया है ये हमारे अंदर शुरू होती है उस उम्र में। तो यहाँ पर लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हैं, कोई लड़की जो आपको अच्छी लगे, अच्छी लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लग रही है ना, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल, आप लड़के को ये बताइए कि अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपकी संपत्ति नहीं है कि वो आपको चाहिए ही, आप उसको टच कर लो। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको भी सेम फीलिंग आपके लिए आए, हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ सहमति का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल। लड़की की ना मतलब यानी फीमेल का ना मेल का ईगो हर्ट हो जाता है। तो इस वाली चीज़ को अगर हम बदल सकें तो मुझे लगता है कि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, जेंडर के आधार पर जो हिंसा होती है, इसमें काफ़ी बहुत बड़ा प्रतिशत ठीक हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम लड़के ऐसे बने नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि जब हम जेंडर पर बात करते हैं तो समाज में एक धारणा बन जाती है कि हम अब लड़कों के खिलाफ जा रहे हैं। ये लड़कों के खिलाफ नहीं है, मैं तो बल्कि उल्टा कहती हूँ कि आप लड़कियों की इतनी ट्रेनिंग करते हो, लड़कों को बेचारों को ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, आप उन्हें अच्छा इंसान बनने से रोक रहे हो। उन्हें चोट लग जाती है, आप उन्हें कहते हो रो मत लड़कियों की तरह। हाँ, एक देखो आप, मैं बताऊँ, हंसना, रोना, पसीना आना, आंसू आना, है ना, आप सर्दी जुकाम हो जाए, आपका नाक बहना, म्यूकस निकलना, या मासिक धर्म का होना, ये सब बहुत प्राकृतिक क्रियाएं हैं। हंसना रोना भी एक अभिव्यक्ति है। आप एक लड़के को रोना बंद करा के ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने से रोक रहे हैं। मतलब कितनी बार देखते हैं, पिता की डेथ हो गई है, माता की डेथ हो गई है, घर में सारी औरतें जो हैं वो अपने दुख को रो रो कर निकाल रही हैं, लेकिन पुरुष नहीं रोएगा,
क्योंकि उसको रोना नहीं है ना, रोना मर्द को नहीं, दर्द नहीं कमजोर होता नहीं है, दिखना है। मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये वाले कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि वो रो नहीं रहा है, अब उसको अंदर कितना दुख है लेकिन उसे दिखाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो हम इस तरह की मानसिकता बना देते हैं, ये लड़के को कमज़ोर करती हैं। और ये कमज़ोरी कहाँ निकलती है? हिंसा के रूप में। किस पर निकलेगी? उस व्यक्ति पर निकलेगी जिसको आप उससे कमज़ोर बचपन से दिखा रहे हो। आप ये देखो, मैं देखती हूँ, कई बार सुनती हूँ, क्योंकि हम बस्तियों में भी काम करते हैं तो हम देखते हैं, मतलब कहीं पर भी, तो आप ये देखो कि एक शराब पी करके कोई आदमी अगर आया है, नशे में है, तो वो गाली देना या मारपीट करना किसके साथ करेगा? अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ। मतलब नशे में भी उसको पता है कि मुझे किसे पीटना है। आप समझ रहे हैं कि हमने उसको बचपन से क्या सिखाया हुआ है कि ये तुम्हारे अंडर है, इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों वो गुस्सा शराब पीने के बाद किसी और के ऊपर नहीं निकलता है? बिल्कुल। तो ये जो हमने उसकी जो कंडीशनिंग की है, जो पेरेंटिंग की है, वो उसको एक मनुष्य होने से रोक रही है। तो दरअसल जेंडर्स, लैंगिक समानता की जब हम एक ऐसी कल्पना करते हैं समाज की, तो महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। और मैं कोई वर्कशॉप कर रही हूँ, मैं कोई भी प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जेंडर समानता पर बात करना, लैंगिक समानता पर बात करना और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रेम करना है। सबको सबका स्पेस दो, सबको सम्मान दो। इसी बात पे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अभी बताया, मैंने पूछा आपसे तो, कि लड़कों की तो हमें परवरिश ऐसे करनी चाहिए, पर बहुत ही साधारण सी बात है, मैंने भी शायद कभी ऐसे किया होगा अपनी बेटी के साथ, मुझे याद तो नहीं है लेकिन हो सकता है। हम कुछ भी काम अपनी बेटी को करने के लिए बोलते हैं तो उसके साथ हम एक सेंटेंस जोड़ते हैं, सीख जाओ, नहीं तो तुम ससुराल में नहीं करोगी, फिर तुम्हें 4 बातें सुननी पड़ेंगी, और ये काम ज़रूरी है, चलो ये करना तुम सीखो। अब तुम 9वीं में आ गई हो या 10th में आ गई हो, 10वीं में आ गई हो, तो चलो रोटी बनाना सीखो, रोटी गोल बननी चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले हमें बोलेंगे। तो क्या ये सही चीज़ होती है लड़कियों को? बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि रसोई घर, मेरा अपना, ये मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इसको किसी लैंगिक समानता और इससे नहीं जोड़ रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो रसोई घर है ना, वो ज़िंदगी सीखने की सबसे अच्छी जगह है। आप सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, सब्जी का स्वाद खराब, गरम मसाला ज़्यादा हो गया, सब्जी का स्वाद खराब, तेल ज़्यादा हो गया, सब्जी हेल्दी नहीं है। एक बैलेंस कैसे चलेगा? एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ आप अच्छे भाव से काम कर रहे हैं। अगर सब मिल के करें तो कितना अच्छा होगा। अगर आप लड़की को किचन में अपने साथ रख रहे हैं, लड़के को भी बिठा लीजिए, छोटा सा है। और आप यकीन मानो, लड़कों को भी ना किचन के बर्तनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर हम उनको उठा के बाहर कर देते हैं। वो आप उनको महंगे से महंगा खिलौना दे दो, कुछ महीने के बच्चे जो बैठने लगे हैं, उसको दे दो और आप उन्हें किचन में छोड़ दो, वो खिलौने को देखेंगे भी नहीं। इतनी कटोरी, ऐसा कुकर, ये कितनी चीज़ें हैं देखने को, उसको रसोई घर में आने दीजिए। दूसरी बात कि लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, लड़की को हर काम अच्छे से करना आना ही चाहिए। लेकिन लड़की को क्यों आना चाहिए? दोनों को क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, है ना। रोटी थोड़ी चौड़ी भी हो जाएगी तो जानी पेट में है, लेकिन गोल रोटी होगी तो ठीक बात है ना। पर हम ये भी तो कह सकते हैं, जैसे हम सैलेड वगैरह बना रहे हैं तो हम उसको कभी कभी बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, कभी कभी हम जल्दी जल्दी ऐसे काट के खा लेते हैं। समय है तो डेकोरेट कर लो, मन को भी अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है। ये सब मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि जैसे भूख लगी होती है ना, तो आपको सारी सजावट दिखती भी नहीं है, बस जल्दी जल्दी खाना है। ये सब भरे पेट की बातें हैं ये सारी, कि कैसा सजा है, गोल है कि नहीं है ना, इस तरह की चीज़ें। तो लड़की को आप सिखाओ, लड़के को भी सिखाओ, पर लड़की को सिखाते वक्त ये क्यों कहना है कि तुम्हें ससुराल जाकर ये करना है ना। वो कहीं भी रहेगी, वो जॉब के लिए जाएगी, वो पढ़ने के लिए जाएगी। मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले ये सिखाया कि अगर कभी गलती से भी मैं ये बोल दूँ कि तुम ये चीज़ सीख लो, तुम्हें ससुराल में काम आएगी, तुम मना कर देना उस काम को करने से। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने सबसे पहले सिखाया, क्योंकि हम हैं तो इसी समाज के उपजे हुए ना, तो हो सकता है कभी मेरे मुंह से भी निकल जाए, लेकिन ये मैंने उसको बचपन में सिखाया कि मैं कभी भी तुम्हें ये कहूँ कि ये काम तुम ससुराल के लिए सीख लो, मत सीखना। आप एक बेटी को एक अच्छी बहू होना बचपन से तैयार करते हो। वो अच्छी बहू हो नहीं पाती, क्योंकि आप उसको डर किसका दिखा रहे हो? सास का, नंद का,
ससुराल वालों का, है ना। अगर तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया तो पति तलाक दे देगा, हाँ, है ना, ऐसा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाते हैं, हाँ, है ना। सब मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ इसमें, कि वो मारा पीटी हो जाएगी कि तुम खाना, ये इन चीज़ों पर जो होता है ना, यानी मैं इसको थोड़ा मजाकिया लहजे में मैं हर जगह लोगों से बात करती हूँ कि हम बच्ची को जैसे बड़े होने लगती है ना, हम बोलते हैं तुम ये कर लो नहीं तो सास ताने मारेगी, जी बिल्कुल, ऐसा कर लो नहीं तो नंद ऐसा करेगी। हाँ। हम इसमें से पुरुषों को पूरी तरह बाहर करके रखते हैं। तो एक तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमने पुरुषों को बचा दिया, लेकिन ये बन किसके लिए अच्छा रहा है? पुरुष के लिए। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए पुरुष के लिए, लेकिन ताने कौन मारेंगी? औरतें। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि उसको हम बचपन से ये कह करके जब तक उसकी शादी होगी ना, हम उसके जहन में ये भर चुके होते हैं कि जब तुम शादी होकर ससुराल जाओगी ना, मैं थोड़े ऐसे मजाकिया लहजे में अक्सर कहती हूँ ये बात, कि तुम उस लड़की को पहले से पता होता है कि जब मैं ससुराल में प्रवेश करूंगी तो वहाँ 2 चुड़ैलें खड़ी होंगी, एक सास और एक नंद। बिल्कुल, मतलब हम उनको इतना दिमाग में भर देते हैं कि वो रिश्ता जो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सास बहू का रिश्ता इस दुनिया के खूबसूरत रिश्तों में एक है, क्योंकि मैं उस रिश्ते को जी रही हूँ। मैं अपनी बहू के साथ जो मेरे रिश्ते हैं मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने कैसा बनाया कि हम जा रहे हैं तो हमारे यहाँ संवाद नहीं होता, हाँ, है ना। वहाँ सास कहती है देख रहे हैं कैसे कर रही है, बात नहीं करेंगे। बहू कहती है देखो वो ऐसा करती, तो वो 4 लोगों से बोलेंगे लेकिन सास से बात नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी परवरिश है ना, दरअसल इसको ठीक करने की जरूरत है। लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसको खाना भी है। उसको खाना कभी कभी सजा करके भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमको वो अच्छा लगता है। हमेशा समय नहीं होता तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाना एक बहुत अच्छा गुण है। पर ये गुण पुरुषों में भी हो, कितनी अच्छी बात है। आप, मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कह रही हूँ कि मेरे घर कोई आए तो मैं जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाऊंगी उससे हम बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है हम बहुत सारी वैरायटी आपके लिए ना बना पाए, लेकिन मैंने अपने माता पिता से ये सीखा हमेशा से कि घर में अगर दाल रोटी भी है उसको बहुत प्यार से खिला दो किसी को। तो वो जो आदान प्रदान होता है ना, वो इन सब बहुत जरूरी अब वो ये मैंने अपने पिता से सीखा। ये मेरे जो जीवन साथी हैं वो मुझे इत्तेफाकन ये गुण उनमें भी है। तो कभी कभी मैं तो फिर भी आलस करूं, लेकिन वो नहीं करेंगे। घर पर कोई भी आए जो भी है प्यार से खिलाएंगे। फिर उनको ये लगता है कि घर के हर डिब्बे में क्या चीज रखी है, सब लाओ उसके सामने। मतलब ये होता है हमारे यहाँ कई बार। तो ये तो गुण उनमें भी है। तो पुरुष और महिला वाली बात कहाँ हो रही है यहाँ, है ना। ये एक अच्छा गुण है, ये गुण हर एक में होना चाहिए। पर जब आप मुझे प्रेशर डालते हो कि ससुराल के लिए करना है, तो ससुराल मुझे अपना दुश्मन नजर आता है। बिल्कुल, है ना। तो इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि हमको अपनी पेरेंटिंग के बारे में भी सोचना है। वही मुझे लगता है बेस है, जो नींव है वही बहुत ज्यादा अच्छी बनाने की जरूरत है, तभी वो आगे जाके शायद एक अच्छा समाज बनेगा। मतलब हमें अलग अलग लेयर पे काम करना है, कहीं हमें बड़े ग्रुप के लिए भी काम करना है, लेकिन शुरुआत जैसा मैंने कहा कि हमसे भी नहीं होगी, मैं से होगी। तो ये हमको बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इन चीज़ों के पीछे हमारा समाज भी है जो पितृ सत्तात्मक होता है, जिसमें पुरुषों को ही ज़्यादा ऊपर रखा जाता है? क्या उसकी भूमिका होती है इन सब चीज़ों के पीछे जो हमारी एक सोच बन गई है? रीता, दरअसल जब मनुष्य का इस धरती पर जन्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, अभी हम साइंस में नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम 2 पैरों पर चलने लगे और हम मनुष्य होने लगे, है ना, तो ऐसा बंटवारा नहीं था काम का कि ये काम महिला करेगी, कमज़ोर होती है, वो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब कुछ नहीं था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब कृषि का हमको पता चलता है और जैसे जैसे हम इस तरह की व्यवस्था में आने लगते हैं कि अब हम एक जगह ठहर रहे हैं और हम एक परिवार की उसमें बंधने लग रहे हैं, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। वो है अच्छे के लिए कि ठीक है अब हम जगह जगह नहीं भटकेंगे, हम एक जगह ठहर भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से एक
और इसके साथ सीधा सीधा ना पूंजी जुड़ती है। पूंजी जो होती है ना, पितृसत्ता का संबंध पूंजी से किए बगैर उसकी बात नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो पूरी हम व्यवस्था देख रहे हैं ना, जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था पितृसत्तात्मक मानसिकता ही है ना। और आप में पूंजी कैसे जुड़ी है, मैं इसका सीधा सा एक उदाहरण दूं कि एक समय के बाद ये तय किया गया कि महिला घर के काम करेगी, पुरुष बाहर जाएगा। आप ये देखो कि मैं घर में खाना बना रही हूँ, मैं दिन भर, और मैं खाना बना रही हूँ कैसे कि अगर मैं सुबह से उठ के बच्चे का टिफिन भी बनाऊंगी, हस्बैंड का ऑफिस का भी बनाऊंगी, मैं घर के बाकी सदस्यों का बनाऊंगी, रात को 2 बजे गेस्ट आ जाए उसके लिए भी बनाऊंगी, है ना, और घर के बाकी काम भी करूंगी। लेकिन अगर शाम को घर का कोई व्यक्ति, हस्बैंड, सास, ससुर या कोई भी और आता है घर के अंदर, और मान लो थोड़ा सा घर में सामान फैला है, तो पहला सेंटेंस होता है, तुम घर में करती क्या हो दिन भर जो ये ऐसा पड़ा हो। बिल्कुल, खाना बना रही हूँ, मैं बाकी काम छोड़ रही हूँ अभी, जो 100 काम है, मैं उनको अगर छोड़ भी दूं, तो जो केवल खाने की बात मैं करूं, तो सुबह से रात तक, सबसे पहले उठकर सबसे देर तक सोने वाले, इस बीच में सबके लिए बना रही हूँ। रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे कभी भी गेस्ट आ जाए, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यही करना है। लेकिन मैं करती क्या हूँ, है ना, यही खाना घर के बाहर किसी होटल पर, कहीं पर, जो कुक हमारे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जो भी है ना, वो खाना बनाएंगे, उसको उनका पैसा मिलता है। जब वो शाम को घर लौटेंगे तो बच्चे भी पानी लेके दौड़ेंगे, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा मेहनत करके आ गए, पापा थक कर आ गए, और वाइफ को तो करना ही है। हाँ, लेकिन ये सवाल जब ऐसे कोई पूछता है कि तुम करती क्या हो, कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक चुभता नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि घर संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। रीता, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो 2 पार्टनर्स हैं ना, ये उनके चुनाव का मामला भी हो सकता है ना, कि तुम कमाओ मैं घर संभालूंगी, या मैं कमाऊं तुम घर संभाल लो। ये हमारे आपस की सहमति से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि निर्धारित कर दिया गया, और निर्धारण में जैसा मैंने कहा पितृसत्ता और पूंजी जुड़ी हुई है, तो पैसा सारा किस रूप में आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है। तो क्या है कि क्योंकि रिस्पेक्ट किसके काम की, वही खाना पापा वहाँ बनाकर घर लौटे हैं, तो वो शेफ हैं, वो घर आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है। मेरे उसी खाने की कदर नहीं हो रही है ना, उस श्रम की कदर नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है कि यही पितृ व्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दरअसल समाज के बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं उसका सम्मान, ये तो ठीक है, मान लो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने ऐसा बनाया है, मुझे ऐसा बड़ा किया है, मेरी कंडीशनिंग ऐसे की है कि मैं खुद भी ये कहती हूँ, अगर मैं कई बार महिलाओं से पूछती हूँ आप क्या करते हो, मैडम जी हम तो कुछ नहीं करते, तो मैं फिर उनकी लिस्ट पूछती हूँ, घर में आपके ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये कौन करता है। मैंने कहा फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ऐसा ये पूरी व्यवस्था है जिसमें मैं खुद को कुछ नहीं मान रही हूँ। हाँ, अगर पुरुष ये कह रहा है कि नहीं महिलाओं के पास दिमाग नहीं है, तो हम में से अधिकांश महिलाएं ये मानती हैं कि हाँ नहीं है, जाहिर सी बात है दिमाग में नहीं होगा। आप 10 साल के लिए एक पुरुष को घर के अंदर रख दो, उसका दिमाग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मसला ये नहीं कि मेरे पास दिमाग है नहीं, है ना, लेकिन इस व्यवस्था ने मुझे ऐसा बनाया। देखो जाहिर सी बात है, अगर मान लो ज़मीन खरीदनी है, हमें परिवार में ज़मीन हमको खरीदनी है, उसका फैसला कौन करेगा, घर के पुरुष करेंगे। मैं उसमें क्या राय दे सकती हूँ, मैं तो घर से ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगी कि कहाँ की ज़मीन। और फिर जब मैं बता नहीं पाऊंगी तो आप हंस के कहोगे। मैं इसको ऐसे भी कई बार कहती हूँ कि एक महिला जो घर में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद शादी कर दी गई, पूरे टाइम किचन में काम करती रही, घर संभालती रही, और जब वो 40 साल की हुई और देश का बजट आता है और कोई अगर माइक लेकर पहुंच जाए कि बजट पर आपका क्या कहना है, वो क्या बजट बताएगी आपको? नहीं बता सकती, जबकि वो घर का पूरा बजट संभाल रही है। लेकिन उसको फिर भी ये लग रहा है कि मुझे कहाँ समझ है। तो दरअसल अब हमको इस पर भी काम करना है कि मैं अपने श्रम का सम्मान करूं। मुझे ये कहना होगा कि वो सबसे ज्यादा ये कमाने से भी ज्यादा मतलब जरूरी है, पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि मेरे श्रम का सम्मान हो। और जिस दिन ये होने लगेगा ना, हम कहते हैं बहुत सारी अच्छी बातें कहते हैं कि माँ के हाथ का जादू। हाँ, अब मेरे बच्चों से पूछिए, वो पिता के हाथ के जादू की बात करेंगे, क्योंकि वो रात 2 बजे भी फरमाइश कर देंगे तो मैं तो नहीं उठ के पूरी करती, उनके पिता करते हैं। तो दरअसल ये जो सारी चीज़ें बनी हैं
माता, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ को ये नहीं करना है, लेकिन हम मिलकर करें, हम कोई भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे गुण हैं। अपने बच्चों की पर उनकी डिमांड को पूरा करना कौन माता पिता नहीं चाहते, लेकिन अगर हम में से कोई भी करे कितना अच्छा लगता है ना। तो दरअसल बात अब साथ चलने की होना चाहिए, हमारे सम्मान की होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता जब से महिलाओं ने बाहर जाकर कमाना शुरू किया है या स्वावलंबी बनना शुरू किया है, तो समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है? ये आप किस संदर्भ में कह रही हैं? कि अब ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि अब तो हम आज़ाद हैं, या हम बाहर निकल रहे हैं, या हम खुद, अभी तक क्या था कि हम डिपेंडेंट थे किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए, अर्थ के लिए, कि पुरुष ही कमा कर लाएगा। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ रीता कि आर्थिक आज़ादी, आर्थिक और राजनीतिक, ये दो आज़ादी महिला को मिल जाएगी ना, तो वो अपने रास्ते तय कर लेगी, है ना। क्योंकि मतलब आप देखो कि हम लड़की को बड़ा किया, शादी कर दी, यहाँ भी हम उसके सारे फैसले करते रहे और उसको निश्चित एक राशि और उसका भी हिसाब, तो 10 तरह की चीज़ें, लड़का कहीं जा रहा है उसको दे दिया पैसा, जा कर ले कुछ भी, है ना। तो ये तो छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है जहाँ वो पैदा हुई। शादी के बाद अगर वो कमा नहीं रही है ना, तो मान लीजिए उसके भाई का बर्थडे है, अब उसे गिफ्ट देना है, जिस भाई के साथ वो बचपन से बड़ी हुई है, बहन है, भाई, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसके लिए उसे बहुत धीरे से परिवार में, ससुराल में अपनी बात रखनी पड़ेगी, है ना। यही अगर वो कमा रही है, वो अपनी ये इच्छाएं तो पूरी कर सकती है, बिल्कुल, है ना जी। मतलब ये इच्छाएं नहीं, उसको हर फैसला लेने का अधिकार है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी उसको देखना पड़ता है। अगर फैमिली ठीक है, अच्छी है, तो उसके हाथ में पैसा रहता है और वो कहाँ खर्च करेगी। कई बार ऐसी फैमिलीज भी होती है कि भाई कमाई आई तो इतना उसको दे दिया, फिर उसमें वो, अब ऐसे लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग मिलेंगे, कम लोग पैसा दिया भी जाता है तो घर चलाने के लिए। अब घर चलाना भी हम समझते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में तो खींचतान के ही चलता है, बिल्कुल, है ना। कई बार पुरुष तो पैसा देकर फ्री हो गए कि हमने महीने भर के लिए दिया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुरुष बुरे हैं, लेकिन हमने उनका बड़े ही वैसे हुए ना कि हमने दे दिया, अब तुम देखो तो वो कितनी खींचतान करके चला रही है, तो वो सोचेगी भी नहीं ये सब करने का। तो ये छोटी सी बात मैं कह रही हूँ, बाकी तो वो सब फैसले कर सकती है ना। यहाँ से लेकर तो आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो खुद को महत्व देना शुरू करे, है ना। अगर मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ, मैं अभी, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम कभी कभी होता है, फ्रीलांस चूँकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो वो होता है, लेकिन मेरे पास मेरी अर्निंग ऐसे कोई बहुत निश्चित नहीं है ना। तो एक तरह से मैं कहूँ तो मैं अपने जीवन के लिए मैं अपने फैमिली के मेंबर्स पर डिपेंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कभी महसूस नहीं होता, है ना। मुझे कभी ये पूछना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरे कैब में इतना पैसा लगेगा तो मैं निकाल लूँ क्या। हाँ, क्योंकि मेरे श्रम का महत्व मेरा परिवार जानता है, वो मेरे श्रम को सम्मान देना जानता है। तो जैसे घर में खाना मैं बनाऊँ और उसको सब खा सकते हैं, वैसे ही घर का कोई सदस्य कमाए, उसको खर्च भी सब कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम मिलकर ही चल रहे हैं। सबकी सोच होती नहीं है, बनानी पड़ेगी। हाँ, दूसरा जब महिलाएं काम करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बाहर और अब जिम्मेदारियां बंट गई हैं। पर ऐसा होता नहीं है। महिला थक के घर, बाहर से काम करके, सब कुछ करके घर आती है, फिर भी लोगों की यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं, आके अभी आपको घर का काम भी करना है, उसमें बराबरी नहीं होती। इसमें एक बड़ा अच्छा सा कई बार लोगों से सुनते हैं, मीम्स वगैरह भी चलते हैं कि तुम चांद पर भी चली जाओ मगर रोटी गोल बनानी आनी चाहिए है ना। तो मैं फिर वही कहूँगी कि दरअसल समय ये है कि इस सोच को कैसे बदले। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जेंडर आधारित हिंसा खत्म हो इस समाज से, अगर हम और ये केवल मैं बेटियों की, महिलाओं की, लड़कियों की, फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ कि अगर ये समाज पूरी तरह से खुश रहना चाहता है, एक स्वस्थ समाज की तरह रहना चाहता है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये वाली सोच बदलना पड़ेगी। अगर मैं कमाने बाहर निकल रही हूँ तो मुझे तो ये सिखाया जा रहा है, अब जैसे जैसे बात हो रही है मुझे कहा जा रहा है कि तुम ये करो और तुम पैसे भी कमाओ। हाँ। लेकिन क्या लड़के को सिखाया जा रहा है कि तुम भी किचन में आओ? ये महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सबसे जरूरी बात है। हम
हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन अपनी सुविधा से चाहते हैं। हाँ, एक तरफ से चाहते एक तरफ से चाहते हैं। हम पुरुषों ऐसा नहीं है, अगर वो हम उनको बचपन से सिखाएंगे तो वो आते हैं किचन में, है ना, वो आएंगे। और वो हम अगर एक परिवार में अपनी ऐसा माहौल ही रखें जहाँ पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को कहने की भी जरूरत नहीं है, वो वही देखकर बड़े होंगे, वो वैसे ही बड़े होंगे। तो दरअसल ये जो है ना, ये बहुत अच्छा सा ये शब्दों से भी खेला जाता है। जैसे कहा गया कि महिला जो होती है वो देवी होती है, तो आपने देवी कह के मुझे एक जगह बिठा दिया। अभी आप कहते हो कि सम्मान आप मुझे देवी की तरह दे रहे हो, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मुझे ये वाला मेरा अधिकार चाहिए, मैं ये फैसला खुद करना चाहती हूँ, तो उस देवी को आप नीचे गिराने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, तो मैं कैसी देवी हूँ भाई। तो मैं इस समाज, और अभी देखो जब देवी शब्द से थोड़ा सा ऐसा हुआ, फिर अभी एक नया शब्द आ रहा है पिछले कुछ सालों से, सुपर मॉम। हाँ, सुपर मॉम। जब हम बाहर निकलने लगे, ये पैट्रियार्की है, ये पितृसत्ता है जो अपने खेल खेलती है कि हम यहाँ से आजाद ना हो, है ना। तो उसने एक बड़ा अच्छा शब्द बनाया, सुपर मॉम। अब सुपर मॉम कौन, देखिए आप कुछ विज्ञापन भी आते हैं जिसमें वो महिला के 8 हाथ हैं। हाँ। वो किचन का भी काम कर रही है, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी है, और ये भी है, और पेन भी है। मैं आपको सच बताऊं कि जिस दिन मैंने पहली बार ये शब्द सुना, तो मैं किसी कार्यक्रम में थी, मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने, मेरे 2 बच्चे, मैंने जाकर सबसे पहले उनको कहा, तुम्हारी मॉम सुपर मॉम नहीं है, हमको मिलकर ही करना है। हाँ। मैं सब चीज़ नहीं संभाल पाऊंगी। बिल्कुल। तो ये जो मुझे ग्लैमराइज किया जा रहा है ना, ये मेरे को एक व्यक्ति की तरह जीने ही नहीं दे रहा। मेरे सारे राइट्स, मतलब मैं भी थक सकती हूँ। बिल्कुल। विज्ञापन आता है कि महिला दिन भर काम कर रही है, फिर कमर में दर्द हुआ, फिर पति ने इतने प्यार से उसके कमर में वो कौन सा वो आता है, वो ऑइंटमेंट लगा दिया, और वो फौरन काम पे लग गई। मैं कहती हूँ इस विज्ञापन को, क्योंकि वो तो सामान का विज्ञापन है, लेकिन क्या इस दृश्य को ऐसा देख सकते हैं कि महिला को कमर में दर्द हुआ तो घर के सदस्यों ने कहा नहीं तुम आराम करो, हम कर लेंगे। ये बात कब होगी? तो बदलाव भी आ रहा है, मैं उस पर भी हम बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन आम धारणा आज भी बड़े प्रतिशत में यही बनी हुई है कि अच्छी माँ, अरे देखो कमाने तो जा रही है लेकिन बच्चा तो भूखा घर पे बैठा हुआ है। अरे भाई, मैं बच्चे को सिखा सकते हैं हम मिल करके कि तुम जब घर में रहो और तुम्हें भूख लगे तो तुम ये कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हम सिखा सकते हैं। हम उसके लिए सुबह बनाकर अगर रख कर गए हैं तो हम उसे सिखा सकते हैं कि वो सर्व करके खा ले, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये पलड़ा अभी ऐसा चल रहा था, अभी ऐसा हो जाएगा। ऐसा मतलब मैं आर्थिक आज़ादी तो ले लूंगी, लेकिन मैं और दबती चली जाऊंगी। मैं डॉक्टर इन लॉ है जो मेरे बेटे की जीवन साथी है, उसको ये बताया, बार बार कहती हूँ, उसको याद दिलाती हूँ कि तुम दोनों जब काम से लौटो तो खाना अकेले मत बनाना। जब मेरा बेटा भी आ जाए साथ में मिलकर बनाना। फिर धीरे धीरे तय कर लेना कि कौन जल्दी आ गया है वो बना ले। तो अब मुझे अपने बेटे का कंफर्ट नहीं देखना है, दोनों का, अब मुझे दोनों का कंफर्ट देखना है। तो ये जो हमारे जो कंफर्ट जोन है ना, इसको मैं से शुरू करना होगा, तोड़ना होगा, और थोड़ा सा हमको आगे निकलना होगा, तो एक अच्छा समाज बनेगा। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तो हमारे संविधान में भी ये हो गया है कि बेटियों को संपत्ति का में अधिकार मिलना चाहिए, पर ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत आसानी से मान लेते हैं, या उनने अपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं अब तो अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो बेटे और बेटी दोनों में बराबर ही होगा। ये तो देखो, कानून तो सबको बराबर देख रहा है ना। संविधान में तो जैसा मैंने कहा कि उसमें तो किसी भी आधार पर किसी भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन अभी तो कानूनी रूप से लड़कियों को प्रॉपर्टी में, माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार माना गया है। लेकिन देखो, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, दहेज के खिलाफ बने हुए हैं ना, और भी बहुत सारे, है ना, सब बने हुए हैं कानून हैं। लेकिन कुछ जगह कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून से ज़्यादा काम करता है जो हमारी सोच में बदलाव होगा ना, उससे वो काम करेगा। तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार मतलब अभी हमको ढूंढना पड़ेगा कि किस बेटी को मिला है। अच्छा, है ना, क्योंकि कितना परसेंटेज है, ये तो अभी तलाशना पड़ता है। कभी कभी हम लोग भी ऐसे जब कुछ इस विषय पर कुछ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ढूंढना पड़ता है कि ऐसी कौन सी बेटियां हैं जिनको वो अधिकार माता पिता ने दिया है कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। इसमें मैं अपना एक छोटा सा वो बताना चाहूँगी कि 2-3 साल पहले मैंने तकरीबन 200-250 लोगों से, जिसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, जो ग्रामीण महिलाएं, और मतलब हर तरह के उसमें लोग थे, 200-250 लोगों से मैंने बात की, मुझे भी नंबर याद नहीं है।
तो मैं उसमें किसी को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही थी कि क्या बेटी को प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। तो जो आंसर्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि नहीं, शादी में इतना खर्च तो कर देते हैं, एक। दूसरा ये था कि नहीं मांगना चाहिए क्योंकि माता पिता की सेवा करने के लिए वो थोड़ी आती है। अच्छा, है ना। हाँ। तो इस तरह के कुछ और, जैसे किसी ने कहा कि मांगना भी नहीं चाहिए उसे क्योंकि मायके से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हाँ। भाई नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें निकल करके आई ना देने के लिए, है ना, कि उसको फिर वहाँ पति के हिस्से में तो ससुराल में तो मिलता है उसको, ये कि वहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा, दो जगह मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। फिर इसको हमने जब देखा, फिर हमने एक और कुछ इसी तरह से फिर हमने फिर 200-250 लोगों से बात की। इस बार हम थोड़े क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो हमने पूछा कि अच्छा शादी में अगर मैं ये कहूँ कि शादी में खर्च मत कीजिए आप उतना, और आप वो पैसे प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दे दीजिए, आप उसको शादी में उतना मत खर्च करिए, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो उनका सीधी सी एक चीज़ आती थी कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि स्टेटस सिंबल भी होता है ना कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिखाया, हमने ये खाना खिलाया। तो देखो, आपके स्टेटस सिंबल को भुगत कौन रहा है? लड़की, है ना। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि पति के हिस्से में भी तो उसकी हिस्सेदारी है, तो हम उनसे, हमारी टीम जो थी वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी कि आप ये बताओ कि क्या जो पति की प्रॉपर्टी है उसके जीते जी क्या पत्नी उसका कोई उस पर अपना हक की तरह उसको देख पाती है क्या? है ना। तो ये तो अभी कहीं नहीं दिख रहा है ना। पति के ना रहने पर वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। उसमें भी 10 तरह के लोग खड़े हो जाते हैं। तो क्या पत्नी को अगर अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी चाहिए कि वो महसूस कर सके कि उसका हक है इस प्रॉपर्टी पर, तो पति का ना होना ये कितनी विभत्स सोच है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जब हम सवाल कर रहे थे कि मायका रूठ जाता है, भाई नाराज़ हो जाते हैं, तो हमारी टीम ने उनसे सवाल किया कि भाई को ये क्यों नहीं बताया गया कभी कि अगर बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला बराबर तो बहन रूठ सकती है, बिल्कुल, है ना। तो ये वाली चीज़, तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, अगर कल को कोई बात हो गई ससुराल में तो मायका ही तो काम आता है। तो ये जो धारणाएं बनी हुई है, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को, क्योंकि जब बात होगी तो रास्ते निकलेंगे, किसी चीज़ को बुरा 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 कहने से कोई उसका समाधान नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप मेरी अपनी मान्यता, ये मेरे अपने लिए जो मैंने अपनी बेटी के लिए फॉलो किया है, वो ये है कि मुझे प्रॉपर्टी में मैं अब जब मैं कह रही हूँ तो मैं महिला का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे नहीं मिला, मैं नहीं मांग सकती कि रूठ जाएंगे या मुझे पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं या 10 तरह की चीज़ें, ठीक है छोड़ दो, रिश्ते मत ख़राब करो। लेकिन क्या मैं शुरू कर सकती हूँ अपनी बेटी के लिए? बिल्कुल। क्या मैं उसकी शुरुआत कर सकती हूँ? तो अब बात चलो हम उसके आगे की करते हैं। हमें नहीं लड़ना उस पर, जाओ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, है ना। अधिकार है और लड़ना चाहिए, ये सब भी एक चीज़ है, लेकिन मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, क्या हम यहाँ से शुरू करें, है ना। तो ये वाली चीज़ों पर जब बात होना शुरू होगी, अभी ऐसा है नहीं, है ना। जब भी अभी देखो, अगर किसी लड़की ने ये कह दिया कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो समाज के ही कई लोग तैयार हो जाएंगे, जो औरतें खासतौर से, ये आदमी तो खैर बहुत ही बुरा बोलेंगे, लेकिन औरतें भी जो उसको सीधे सीधे सुनाती हैं कि इतनी बेशरम लड़की है और बिल्कुल भी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है और लालची है। और आप देखो, ये हमारी केवल सोच है। अगर हमारे, मान लो किसी घर में 3 बेटे हैं और एक बहुत कोई ऐसा है जो व्यवहार का अच्छा नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का हो गया है और कुछ भी है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक चीज़ बनी रहेगी कि नहीं, प्रॉपर्टी में तो उसका हिस्सा है, प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। ये हमारी सोच में रहेगा हमेशा, क्योंकि बेटा तो है। लेकिन बेटी को ना देने के इतने सारे कारण हमारे पास हैं कि वो तो ससुराल जाती है, वो तो पराई है। तो पराये होने की व्यवस्था मैंने नहीं की है, बेटी ने नहीं की है, ये आपने एक सिस्टम बनाया है कि मैं जाकर उस परिवार की देख रेख करूं, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ कुछ ना मिले। ये भी एक, मैं कह रही हूँ कि किसी एक तरह की व्यवस्था तो अगर हम ये इसको इस तरह से देखें कि लड़कियों के साथ 10 तरह की चीज़ें ससुराल में होती हैं ना, ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होती हैं।
अगर आपने उसको एक छोटा सा प्रॉपर्टी का टुकड़ा दिया हुआ है, वो कल को कहाँ जाकर खड़ी होगी? उसके पास एक आधार है। अभी भी सब लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो गई हैं। अभी तो ये शुरुआत है जहां हम आर्थिक आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन मानसिक आत्मनिर्भर या उस जो पैसा लड़की कमा रही है उसको खर्च कैसे करना है वो आज़ादी भी उसके पास अभी उतनी नहीं है ना। आ रही है, आएगी भी, लेकिन ये ऐसे खींचतान वाले में क्यों चलना है? कि इसका मतलब तो ये है कि हम इतने स्वार्थी हैं कि हम बेटे को भी पैदा इसीलिए कर रहे हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करें। तो इसका मतलब तो हम बेटों से भी प्यार नहीं कर रहे हैं, हमने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपने व्यवस्था बनाई है कि लड़की जाकर वहाँ रहेगी, और अगर लोग ये कहते हैं कि पति के हिस्से में से मिलता है तो यहाँ से भी दो दो जगह क्यों देना, तो आपके बेटे की पत्नी को भी मिलेगा, उसको भी तो दो दो होगा। बिल्कुल। तो बात 2 और 3 और 1 की नहीं है। बात ये है कि पहली बात तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो कबीर का दोहा मानती हूँ, शायद कबीर का ही है वो, कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रॉपर्टी में जाना ही नहीं चाहिए, है ना। आप उनकी परवरिश ठीक से कर दो, वो अपना बना लेंगे, उन्हें जो करना है। लेकिन अगर है तो वो दोनों के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि उसको भी उतनी ही ज़रूरत कभी आ सकती है उसकी। अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है, अगर वो फैसले करने का उसको पूरे टाइम अधिकार नहीं है, तो उसको मुझे लगता है कहीं पर ज़्यादा ज़रूरत है कि एक हिस्सा अगर उसके पास है ससुराल में। अगर मैं आपको कल का एक उदाहरण दूं, मेरे पास उज्जैन से एक फ़ोन आया है जो महिला रो रो के कह रही है 3 महीने की बच्ची है अभी उसकी, और ससुराल में पहले से प्रताड़ित कर रहे थे और बच्ची होने के बाद से उसे घर से निकाल दिया है। मायका ये कहता है कि बेटा अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, हमने इतना कर दिया, तो कहाँ जाएगी वो छोटी बच्ची को लेकर? तो अगर आप शादी में खर्च करने की बजाय, इतना दिखावा करने की बजाय, अगर इतनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे रहती, तो आज उसके सामने ये समस्या नहीं आती कि वो कहाँ जाए। रात को निकाल दिया घर से, कहाँ जाए, अगले दिन क्या खाएगी, 3 महीने बच्चे को क्या खिलाएगी? तो ये एक समस्या का समाधान भी है कि अगर हम उसको संपत्ति में अधिकार दे दें, है ना। और लड़कियों को भी माता पिता की सेवा के लिए आने से आनाकानी नहीं करना चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो आज हमने बात की कुमुद जी से। कुमुद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होंगी, और आज कुमुद जी से बात करके हमें समझ आया, और एक रास्ता तो समझ आया कि चलना हमें किस में है। अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है। अब जो कदम उठाना है, जिस रास्ते पे चलना है, वो कुमुद जी ने हमें दिखाया है। अब कैसे चलना है वो आपको डिसाइड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।